एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, दुर्ग पढ़ रहे थे, दुर्गों में नेक्स्ट संभाग का अध्ययन करेंगे आज। उदयपुर संभाग, हेडिंग डाल दीजिए उदयपुर संभाग। ठीक है। अब उदयपुर संभाग मैंने आपको शुरुआत में जब दुर्ग पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग, ये तीन संभाग तो इतने इंपॉर्टेंट है दुर्गों की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इनका क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमता रहता है। और आज जो दुर्ग पढ़ेंगे वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो टाइम खराब ना करें और आप जुड़ जाएं और इस पेज को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो देखिए मित्रों, उदयपुर संभाग की बात करो तो उदयपुर संभाग में आपको एक लाइन याद रखनी है, डूबा राज चित्तौड़ प्रताप का। ये आपको लाइन याद रखनी है। डूबा, उदयपुर संभाग के लिए कौन सी लाइन याद रखनी है आपको? डूबा राज चित्तौड़ प्रताप का। तो देखिए मित्रों, डूबा राज चित्तौड़ प्रताप के बारे में देखिए कौन कौन से जिले बनेंगे अपन के इसमें से। तो ये तो होगा आपका कौन सा मित्रों? डूंगरपुर जिला। ये होगा मित्रों उदयपुर। ये होगा मित्रों आपका बांसवाड़ा। और ये होगा मित्रों राजसमंद। ये होगा चित्तौड़गढ़। और ये होगा मित्रों प्रतापगढ़। पहला क्वेश्चन, उदयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित है? तो आपको याद रखना मित्रों 6। दूसरा प्रश्न, उदयपुर संभाग में सम्मिलित जिला नहीं है, ऑप्शन में 6 जिलों में से एक का स्थान रिक्त करेगा और वो स्थान संभवतः भीलवाड़ा को दे सकता है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रियासत कालीन समय में जो भीलवाड़ा था वो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में उदयपुर संभाग में वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको चित्तौड़गढ़। शेयर करते जाएं, लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। तो देखिए मित्रों, मुख्य जो दुर्ग पढ़ेंगे वो एक तो उदयपुर का पढ़ेंगे जिसका नाम है सज्जनगढ़। ठीक है। राज संबंध का आपको पता होगा दोस्तों, कुंभलगढ़। और चित्तौड़गढ़ तो आपने आप जानते ही होंगे, ये चित्तौड़गढ़। इस संभाग में मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ और एक और दोस्तों इसमें भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ जानागढ़ प्रताप में है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। तो अपन यहां पर मुख्य रूप से 4 दुर्गों का अध्ययन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग प्रारंभ करता हूं। हेडिंग डालना दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है मित्रों, ये कहां पर है आपका? चित्तौड़। एक बार पुनः ध्यान से सुने बात चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा, अंत तक पूरा चित्तौड़गढ़ पढ़े। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके उपनाम। तो चित्तौड़गढ़ को एक तो कहा जाता है मित्रों, आपको पता होगा, राजस्थान का गौरव। तो राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। एक कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार। दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार। ठीक है दोस्तों। एक इसको कहा जाता है दुर्गों का सिरमौर। दुर्गों का सिरमौर। एक इसको कहा जाता है विचित्रकूटगढ़। विचित्रकूटगढ़।
और एक इसी को कहा जाता है विचित्रकूट, एक इसको कहा जाता है चित्रकूट दुर्ग। और आपको याद होगा खिलजी ने जब इसको जीता था तब इसका नाम रखा था क्या? खिजराबाद। क्या नाम रखा था मित्रों? खिजराबाद। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का गौरव, इसी को कहते हैं दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार, इसी को कहते हैं दुर्गों का सिरमौर, इसी को कहते हैं विचित्रकूट। देखिए विचित्रकूट क्यों कहते हैं? सर्वाधिक जो निर्माण कार्य करवाए थे महाराणा कुंभा ने करवाए थे, इसलिए इसको विचित्र बना दिया था, इसलिए इसको विचित्रकूट कहा गया। और चित्रकूट इसका नाम इसलिए पड़ा था मित्रों क्योंकि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने, चित्रकूट नाम से, जो कालांतर में हमारे नाम क्या पड़ गया? चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी के जीतने के बाद इसका क्या नाम रख दिया गया था? आपको याद होगा, तो वो क्या नाम रखा था? खिजराबाद। अब निर्माता की बात करते हैं। तो मित्रों यहां पर दो चीज कंफर्म करनी है अपने को। एक तो ग्रंथ है वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? वीर विनोद। और वीर विनोद लिखा है किसने? श्यामल दास ने। किसने लिखा था? श्यामल दास। श्यामल दास के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया। चित्रांगद मौर्य ने करवाया। तो वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास, श्यामल दास के अनुसार 7वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है। लेकिन एक ग्रंथ और चलता है, कुंवरपाल प्रबंध। और कुंवरपाल जो प्रबंध लिखा है दोस्तों, वो लिखा है किसने? हेमचंद्र ने। किसने लिखा है? हेमचंद्र। हेमचंद्र के अकॉर्डिंग इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? चित्रांग के द्वारा, चित्रांग मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चित्रांग मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की 2014 की जो एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में यही पूछा गया था। दोनों ऑप्शन में थे मित्रों। वहां पर देखिए चित्रांगद भी था और चित्रांग था, लेकिन उसने शर्त रखी थी कुंवरपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन हो जाएगा? तो मित्रों कौन हो जाएगा? चित्रांगद मौर्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चित्रांगद मौर्य। ठीक है। अब पढ़ते हैं तीसरा बिंदु इसका, इस दुर्ग की आकृति। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग की आकृति है दोस्तों, वो कैसी है? तो आप जानते हो कौन सी मछली है? व्हेल मछली के समान। कौन सी मछली? व्हेल मछली, या कह दूं घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल के समान। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से घोड़े की नाल है, इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो आपका बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है व्हेल मछली की आकृति वाला दुर्ग, या इसको कह देते हैं घोड़े की नाल के समान यह दुर्ग क्या होता है? प्रतीत होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई बात हो तो फटाफट बताइए, उसके बाद आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव, इसे ही दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार, इसे ही दुर्गों का सिरमौर, इसे ही विचित्रकूट या चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम दिया? खिजराबाद। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्यामल दास। श्यामल दास के अकॉर्डिंग 7वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया चित्रांगद मौर्य ने। जबकि कुंवरपाल प्रबंध लिखा है हेमचंद्र, हेमचंद्र के अनुसार इसका निर्माण करवाया किसने? चित्रांगद मौर्य ने। और दोस्तों इस दुर्ग की जो आकृति है वो आपको ध्यान रखना है किसके समान है? व्हेल मछली या घोड़े की नाल के समान इस दुर्ग की क्या बनी हुई है? आकृति। ठीक है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशेष बात, यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, और विशेष बात को आप अपने नोट्स में ऐड करते चलना। साथ के साथ ही अगर नोट्स आपने बना रखे हैं, आपके सामने रखे हैं, देखिए मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूं हर चीज के नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपसे बस इतना सा अनुरोध है, आपके नोट्स आपके सामने रखें। सामने रखने के पश्चात आपको जो नई चीज लगे उसको शामिल करते जाएं। शामिल करने से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो देखिए मित्रों, पहला बिंदु आपको याद रखना है, यह दुर्ग
मेसा के पठार पर स्थित है। के पठार पर पहला बिंदु, ठीक है ना। इसकी धरातल से ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाती है, इस दुर्ग की धरातल से ऊंचाई है तो 18, कौन से दुर्ग की? आपके चित्तौड़गढ़ की। दूसरा बिंदु आपको याद रखना है मित्रों, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ये में ध्यान रखना, यह दुर्ग गंभीरी और बेडच नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है। नदियों के संगम स्थल पर बना है। तो याद रखना है मित्रों आपको कौन कौन से ये बिंदु आपको बहुत याद रखना है। गंभीरी और बेडच नदी के संगम स्थल पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना कौन सा दुर्ग है आपका मित्रों, चित्तौड़गढ़ है। इसलिए यह जो दुर्ग है आपका किस में आता है मित्रों, आपके जल दुर्ग श्रेणी में आता है। तीसरा बिंदु आपको याद रखना है, यह दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो दुर्ग है मित्रों, वो कौन सा दुर्ग है आपका? चित्तौड़गढ़। अब आपसे पूछ लिया जाता है तो याद रखना, यह दुर्ग, इस दुर्ग की जो लंबाई है वो तो है मित्रों आपकी कितनी? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर तो ये दुर्ग क्या है मित्रों? लंबा है। और चौड़ाई अगर आपसे पूछी जाती है इस दुर्ग की, तो चौड़ाई कितनी है मित्रों? 2 किलोमीटर। इसकी क्या है? 2 किलोमीटर। यह दुर्ग कैसा है मित्रों? आपका चौड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है, ठीक है ना। चौथा बिंदु आपको याद रखना है, रियासतकालीन समय में, रियासतकालीन समय में इस दुर्ग में खेती का कार्य किया जाता था, खेती की जाती थी। तभी तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब घेरा डाला तो रसद सामग्री बहुत दिन तक चली। उसका रीजन क्या था? क्योंकि इसमें जल की प्रचुर मात्रा है और उसके उपरांत यहां पर क्या है? खेती करने का अवसर भी प्रदान करता है। कौन सा दुर्ग? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा? चित्तौड़गढ़। पांचवा बिंदु आपको रखना है, राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट, राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट। एक बार फिर पुणे में आपको इनको सारी चर्चाएं करूंगा। लिविंग फोर्ट दुर्ग, ठीक है मित्रों। तो राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। उसके बाद आपको वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु ध्यान रखना है, यह दुर्ग वीरता व शौर्य की क्रीड़ा स्थली है। शौर्य की क्रीड़ा स्थली, क्रीड़ा स्थली है। और त्याग व बलिदान का पावन तीर्थ है। त्याग व बलिदान का पावन तीर्थ है। त्याग व बलिदान का पावन तीर्थ। तो मित्रों याद रखना, राजस्थान का कौन से दुर्ग को त्याग व बलिदान का पावन तीर्थ कहा जाता है? तो वो आपको ध्यान रखना है, किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यह जो दुर्ग है मित्रों आपका मालवा व गुजरात, मालवा व गुजरात मार्ग के मध्य स्थित है। मार्ग के मध्य स्थित है, इसलिए इस दुर्ग का क्या था? सामरिक महत्व बड़ा था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बिंदु आपको ध्यान रखना है मित्रों। नेक्स्ट, इस दुर्ग में गुहिल वंश की स्थापना, कौन से वंश की? गुहिल वंश की स्थापना। तो इस दुर्ग में गुहिल वंश की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो मित्रों आपको याद रखना है 734 ईस्वी में बप्पा रावल। किसके द्वारा? बप्पा रावल कह दीजिए या मैं इसको कालभोज लिख दूं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना मित्रों कौन है? बप्पा रावल या कालभोज है। नेक्स्ट बिंदु आपको याद रखना है मित्रों, इसका, इस दुर्ग को गुहिलों की प्रथम राजधानी,
इस दुर्ग को गुहिलों की राजधानी जैत्र सिंह ने बनाया। जैत्र सिंह ने बनाया। किसने बनाया था मित्रों? जैत्र सिंह ने इस दुर्ग को गुहिल वंश क्या बनाया था? राजधानी। ठीक है। और लास्ट बिंदु आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक साके इसी दुर्ग में हुए। सर्वाधिक साके इसी दुर्ग में हुए, इसी दुर्ग में हुए हैं। ये आपको 10 बिंदु है इसके विशेष, ये बिल्कुल आपको याद रखना है मित्रों। क्यों याद रखना है? क्योंकि देखिए आपको बहुत सारी चीजें इसमें से नई देखने को मिल जाएंगी। अब मैं आपको एक एक चीज का डिस्कशन करता हूं। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात चर्चा करता हूं। तो आपको पहला बिंदु याद रखना है मित्रों, चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान के कौन से पठार पर स्थित है? तो आपको याद रखना है मित्रों, कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर। दूसरा मित्रों आपको याद रखना है, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है? तो आपको याद रखना मित्रों, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम स्थल पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा बना हुआ है? चित्तौड़गढ़। जब मैं आपको नदियां पढ़ाऊंगा उस समय आपको गंभीर और बेड़च के संगम स्थल पर चित्तौड़गढ़ बनाएंगे अपन, उस समय देखते हैं। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर। रियासत कालीन समय में इस दुर्ग में किसका कार्य किया जाता मित्रों? तो आपको ध्यान रखना है किसका काम होता था? कृषि का कार्य किया जाता था। राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट, जैसा आपको पता होगा, मैंने आपको जैसलमेर दुर्ग पढ़ाया है, उसमें बताया था राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर है। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जिसमें जनता निवास करती हो, उस दुर्ग को क्या कहते हैं मित्रों? आपका लिविंग फोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग फोर्ट। तो राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और नोट डाल के लिख लेना है आपको, अगर नहीं ऐड किया है तो सेकंड है आपका कौन सा मित्रों? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। यानी कि इसमें की क्रीड़ा स्थली है। इस दुर्ग के बारे में जितनी वीरता की बात कही जाए वो कम लगती है, क्योंकि यहां इस दुर्ग में ऐसे ऐसे योद्धाओं ने शासन किया है जो आज उनका नाम इतिहास में अजर और अमर है। ठीक है ना? त्याग बलिदान का पावन प्रतीक है। तो त्याग और बलिदान का पावन तीर्थ किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। पन्नाधायक आपको अच्छी तरह से याद होगी मित्रों। और मैं इस दुर्ग को और मैं आपसे डिटेल में तब चर्चा करूंगा जब भारत राजस्थान का इतिहास अपन पढ़ेंगे, मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ेंगे, उस समय इसके बारे में बहुत विस्तृत से चर्चाएं करेंगे। यह दुर्ग मालवा और गुजरात, देखिए सामरिक महत्व कैसे बढ़ गया कि दिल्ली अगर यहां पर है और गुजरात यहां पर है और मालवा यहां पर है, तो दिल्ली से अगर इधर जाओगे तो चित्तौड़गढ़ पड़ा मित्रों, और दिल्ली से गुजरात आओगे तो बीच में कौन पड़ रहा है? चित्तौड़गढ़। इसलिए इस दुर्ग का सामरिक महत्व बढ़ गया था। इंपॉर्टेंट चीज, गुहिल वंश की स्थापना 734 में किसने की थी? तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? तो बप्पा रावल या कालभोज को माना जाता है। इस दुर्ग को गुहिलों की राजधानी जैत्र सिंह ने बनाया था। तो सर्वप्रथम किस शासक ने गुहिलों की राजधानी नागदा, उसके बाद में आहड़ गई, उसके बाद में देखिए कौन सी राजधानी आई थी आपकी? चित्तौड़गढ़। ठीक है ना? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, गुहिलों की जो राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था मित्रों? इसको जैत्र सिंह को। और जैत्र सिंह के शासन स्वर्णकाल, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसके शासन को कहा जाता है? संघर्ष किया था, भूताला का युद्ध हुआ था, वो आपको डिस्कस बाद में करते हैं। सर्वाधिक साके इसी दुर्ग में हुए हैं। साके सर्वाधिक कौन से दुर्ग में हुए? चित्तौड़गढ़ में। कितने साके हुए मित्रों? तो आपको याद रखना है कितने हुए? 3। कितने हुए हैं मित्रों? आपके 3 साके हुए हैं। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। सर इसमें कौन सी खेती की जाती थी? तो देखिए आपको याद रखना, मेवाड़ की मुख्य खाद्यान्न जो फसल है वो है मक्का। कौन सी है? मक्का। तो इसमें अधिकतर माना जाता है मक्का की खेती होती थी।
अब मैंने आपसे बात की थी कि चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक क्या हुए थे मित्रों, साके हुए थे। और साकों के मध्य आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप चित्तौड़गढ़ के साके। हेडिंग डाल देना चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका। याद रखना मेरे दोस्तों, 26 अगस्त 1303 चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका कब हुआ था? 26 अगस्त 1303। किस किस के मध्य हुआ था मित्रों? तो वो आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रावल शाखा का अंतिम शासक था जिसका नाम था रावल रतन सिंह। क्या नाम था मित्रों? रावल रतन सिंह। मित्रों वो आपको याद रखना है, इसका परिणाम अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन विजयी हुआ था? खिलजी क्या हो गया मित्रों? आपका विजयी हो गया। बड़ा दुर्गम डेरा डाल रखा था इसने, और वो जो कहानी है वो मैं आपको इतिहास की क्लास लूंगा तब जब बताऊंगा। अब तो यहां मैं आपको साका करवा देता हूं। तो विजयी कौन हो गया मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी। और विजयी होने के बाद मित्रों इसने इस दुर्ग का नाम बदलकर रख दिया था क्या? खिजराबाद। क्या नाम रखा? खिजराबाद। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। और किसको सौंप दिया था? तो इसका पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां को यहां पे परिणाम हो गया, जीत गया। अगर आपसे पूछा जाता है मित्रों केसरिया, केसरिया किसके नेतृत्व में? रावल रतन सिंह। जौहर पूछा जाता है मित्रों, तो जौहर किया था किसने? पद्मिनी ने। किसके नेतृत्व में हुआ? पद्मिनी के नेतृत्व में। इसी साके में गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। कौन से साके में? चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में। पद्मिनी का ये तो क्या लगता था दोस्तों? चाचा। और ये लगता था क्या? भाई। याद रखना, इसका भाई था और इसका ये क्या था? चाचा। ठीक है। अब देखिए चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका कब हुआ? 26 अगस्त 1303। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज कौन था? रावल रतन सिंह। परिणाम खिलजी विजयी हुआ। जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम क्या रखा? खिजराबाद। और किसको सौंप दिया? खिज्र खां को। केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह ने। जौहर किसने किया? पद्मिनी ने। इसी साके में गोरा और बादल को क्या हुआ दोस्तों? वीर गति क्या हो गई? इसको प्राप्त हो गई थी। ठीक है ना। अब एक ग्रंथ चलता है मित्रों, आपको याद रखना है, इसमें नोट डाल के लिख देता हूं। अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी जहां जहां जाएगा अमीर खुसरो भी उसके साथ चलेगा। और अकबर के साथ चलेगा कौन? अबुल फजल। ठीक है ना। अमीर खुसरो का ग्रंथ है तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई में इस साके का क्या किया गया है दोस्तों? वर्णन। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम साके का उल्लेख कौन से ग्रंथ में लगता है? तारीख ए अलाई में लगता है। किसके द्वारा मिलता है? किसके द्वारा लिखा गया था? अमीर खुसरो के द्वारा। इस ग्रंथ में ऐसा कहा गया था, जब चित्तौड़गढ़ पर खिलजी का अधिकार हो गया तो खिलजी ने पद्मिनी को वहां नहीं देखा, क्योंकि पद्मिनी तो अग्नि में अपने आप के आत्मसम्मान के लिए उसने जौहर कर लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग के अंतर्गत लगभग सरेआम 30,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। किसके घाट उतार दिया था? मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए मित्रों कहा जाता है राजस्थान का सबसे रक्त रंजित साका, सबसे बड़ा रक्त रंजित साका। तो सबसे बड़ा रक्त रंजित जो साका माना जाता है मित्रों, वो माना जाता है कौन से को? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके को। कौन से दुर्ग के साके को? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके को। ठीक है। अब देखिए यहां चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण, भाई इसने आक्रमण क्यों किया? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना। तो आक्रमण के कारण में, आक्रमण कार्य में पहला कारण आपको ध्यान रखना है
अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी नीति थी? साम्राज्यवादी नीति। कौन सी नीति थी मित्रों? साम्राज्यवादी नीति। महत्व, चित्तौड़ का सामरिक महत्व। और तीसरा बिंदु आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है मेरे मित्रों, और यह प्रश्न आ जाता है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत, और पद्मावत लिखा किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाना चाहता था। पद्मिनी को पाना चाहता था, पाना चाहता। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया था मित्रों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या किया? आक्रमण। ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम क्या हो जाता है? साका। स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर नेक्स्ट चलते हैं। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 26 अगस्त 1303। किस किस के मध्य हुआ? अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रावल रतन सिंह। परिणाम, अलाउद्दीन खिलजी विजयी हो गया। विजय होने के बाद क्या नाम रखा? खिजराबाद। खिजराबाद को किसको सौंप दिया? खिजर खां को। केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह ने। जौहर किसने किया? पद्मिनी ने। ऋषि साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे कौन मित्रों? गौरा और बादल। जो गौरा तो भाई, गौरा तो चाचा लगता था पद्मिनी का, और बादल जो था वो क्या था? भाई। इस साके का उल्लेख अमीर खुसरो के ग्रंथ तारीख अलाई में दिया गया है, और उसने कहा था कि जब पद्मिनी को नहीं पाया गया तो उसे 3000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए राजस्थान का सबसे बड़ा रक्त रंजित साका किसको कहा गया? चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्या किया? क्यों किया? क्योंकि देखिए उसकी एक तो नीति थी साम्राज्यवादी नीति के तहत, दूसरा चित्तौड़गढ़ का कैसा महत्व था? सामरिक। क्योंकि जब भी अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर जाता था बीच में चित्तौड़ पड़ता था, मालवा अभियान करते तो बीच में चित्तौड़ पड़ता था, इसलिए उसको पहले चित्तौड़ जीतना मुनासिब समझा। लेकिन पद्मावत ग्रंथ ने तो इसकी सारी कल्पना को ही बदल डाला, और पद्मावत ग्रंथ लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी का कवि था, और इस मोहम्मद जायसी के द्वारा यह कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो मूल कारण था आक्रमण का, वो ये कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को क्या करना चाहता था? पाना चाहता था। ठीक है मित्रों, अब जो हीरामन तोता है मित्रों, वो कौन से अभ्यारण्य में मिलता है? तो आपको याद रखना मुकुंदरा हिल्स में मिलता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी की सुंदरता की चर्चा किसने की थी? राघव कीर्तन नामक एक तांत्रिक था। और ये बात मैं रावल रतन सिंह जब पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपसे पूरी डिटेल में चर्चाएं करेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका। हेडिंग डाला चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका, और दूसरा साका हुआ मित्रों 1534 ईस्वी में। कब हुआ था? 1534 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ वो भी देख लेते हैं। तो तत्कालीन जो शासक था वहां पर वो कौन था? विक्रमादित्य वर्सेस गुजरात का शासक था जिसका नाम क्या था? बहादुर शाह। बहादुर शाह। अब देखिए मित्रों, विक्रमादित्य और बहादुर शाह के मध्य संघर्ष हुआ, और इसी संघर्ष को क्या नाम दिया गया? चित्तौड़ का दूसरा साका। क्या नाम दिया गया था? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। हुआ क्या था मित्रों, आपको बता देता हूं मैं। देखिए, मांडू का जो सुल्तान था खिलजी, तो उस समय सांगा का जब सांगा से उनका संघर्ष हुआ तो सांगा ने उनका राज मुकुट, रत्न आभूषणों से जड़ित मुकुट रख लिया था अपने पास। और रणथंभौर दुर्ग में, और उस समय आप चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था आपके, फिर जब सांगा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में विक्रमादित्य शासक बनता है। विक्रमादित्य एक निकम्मा शासक था, तो बहादुर शाह ने इस स्थिति का फायदा उठाना चाहा सांगा की मृत्यु के बाद, क्योंकि मेवाड़ की स्थिति डामाडोल हो चुकी थी। तो बहादुर शाह ने इस दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया था मित्रों। एक बार तो राजमाता कर्मावती ने उसको धन संपदा देकर क्या कर दिया? विदा कर दिया। लेकिन उसकी लालची प्रवृत्ति का था, उसने दोबारा आक्रमण किया, और दोबारा जब आक्रमण किया मित्रों तो इसने यहां पर क्या किया? राजमाता कर्मावती ने अपने जब पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, इनको तो भेज दिया कहां? ननिहाल। और इनका ननिहाल कहां था मित्रों? बूंदी में। तो ननिहाल भेज दिया। विक्रमादित्य की ओर से नियुक्त किया गया था दुर्ग का प्रभार, अब आपको याद रखना है, बाघ सिंह। कौन लड़ा था मित्रों? बाघ सिंह।
और ये बाघ सिंह जो ठाकुर, ये जो कहां का था, देवलिया, और देवलिया पड़ता है आपका मित्रों कहां, प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ का ठाकुर था बाघ सिंह, इसको दुर्ग का क्या सौंपा गया, प्रभार सौंपा गया। और इधर बहादुर शाह का सेनापति था कौन, जिसका नाम था रूमी खां। क्या नाम था, रूमी खां। इस रूमी खां को लालच दिया गया था बहादुर शाह को, बहादुर शाह के द्वारा कि जब मैं दुर्ग को जीत लूंगा तो मैं इस दुर्ग पर तेरा ही क्या, तुझे ही क्या कर जाऊंगा, सौंप जाऊंगा। अब देखिए दोनों विक्रमादित्य उदय सिंह तो चले गए कहां, ननिहाल। नेतृत्व किसको सौंप दिया, बाघ सिंह को। अब इन दोनों के मध्य क्या होता है मित्रों, संघर्ष होता है। और उस संघर्ष में परिणाम हमारे सामने निकल कर आता है, परिणाम बहादुर शाह क्या हो जाता है मित्रों, विजयी। बहादुर शाह क्या हो जाता है मित्रों, विजयी। ठीक है, अब यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर जो केसरिया किया था मित्रों, वो तो विक्रमादित्य तो चला गया था भाई, विक्रमादित्य तो चला गया बूंदी, तो कौन लड़ा, बाघ सिंह। तो केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, बाघ सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया। जौहर आपको याद रखना है मित्रों, जौहर यहां पर किया था राजमाता कर्मावती ने। किसने किया था, राजमाता कर्मावती ने। ठीक है, अब बहादुर शाह थोड़े दिन इस दुर्ग में रुका, लेकिन इसको डर था किसका, हुमायूं का मित्रों। किसका डर था, आपको याद करके नोट डाल के एक चीज लिख लेनी है मित्रों यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जामों में आ चुकी है। देखिए इस आक्रमण से पूर्व, बहादुर शाह के आक्रमण से पूर्व राजमाता कर्मावती ने, किसने, राजमाता कर्मावती ने मुगल शासक हुमायूं, कौन था मित्रों, हुमायूं, इस हुमायूं को राखी भेजी थी। क्या भेजी थी मित्रों, राखी। तो आपको याद रखना है, राजमाता कर रखना है, मुगल शासक कौन था, हुमायूं को क्या भेजी गई, राखी। और ये जो राखी ले जाने वाला व्यक्ति था, तो आपको याद रखना है मित्रों, तो अभय सिंह सरदार इस राखी को लेकर गया था। लेकिन आपको ये प्रश्न काफी बार आ जाता, राजमाता ने किसको राखी भेजी, तो आपको ध्यान रखना हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है ना। लेकिन हुमायूं जब तक आके पहुंचता, इस दुर्ग की रक्षा करता, तब तक तो राजमाता कर्मावती ने जौहर और दुर्ग के जो योद्धा थे, उन्होंने क्या कर लिया मित्रों, आपका वीर गति को प्राप्त हो गए। लड़ते लड़ते इस दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया था, बहादुर शाह का। किसका हो गया था मित्रों, बहादुर शाह का। और इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का क्या हो जाता है, दूसरा शाखा। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर नेक्स्ट तीसरा शाखा बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। और मित्रों चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567 और 68 के मध्य। कब हुआ था, 1567 और 68 के मध्य में हुआ था। कौन सा शाखा, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। किस किस के मध्य हुआ, तो आपको याद रखना है मित्रों, उदय सिंह वर्सेस अकबर। किसके मध्य हुआ, उदय सिंह वर्सेस अकबर। अब ध्यान देना, थोड़ी सी बाद में बातें बताऊंगा। उदय सिंह की ओर से इस दुर्ग का नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पत्ता सिसोदिया। कौन था, पत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़। इन दोनों ने इस दुर्ग का क्या किया था मित्रों, नेतृत्व किया था। उदय सिंह जिसने 1559 में ही नई राजधानी स्थापित की थी, कौन सी, उदयपुर गिरवा की पहाड़ियों में, उनकी रक्षा के लिए चला गया था। और चित्तौड़गढ़ का जो प्रभार सौंप कर गया था मित्रों, वो गया था किसको, आपके पत्ता सिसोदिया और किसको, जयमल राठौड़ को। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं परिणाम क्या रहा। तो परिणाम तो आपको पता होगा, परिणाम में यहां पर साहब कौन विजयी हो गया, तो अकबर विजयी, अकबर विजयी। ठीक है, जयमल राठौड़ में आपको याद रखना है, ये अकबर की कौन सी बंदूक का शिकार हुआ था, संग्राम बंदूक।
कौन सी बंदूक का शिकार हुआ मित्रों? संग्राम बंदूक का क्या हो गया? शिकार हो गया था। कौन? आपका जयमल राठौड़। ठीक है। और केसरिया किया था मित्रों यहां पर पत्ता सिसोदिया ने। केसरिया पत्ता सिसोदिया। आमेट का है ये मित्रों, राजसमंद के पास में आमेट है, वहां का मूल निवासी था पत्ता। और जौहर किया था इनकी पत्नी जिसका नाम था फूल कंवर। तीसरा साका हो जाता है 1567 और 68 में, उदय सिंह वर्सेज अकबर। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, नोट डाल के मैं आपको एक चीज और ऐड कर देता हूं यहां पर। इस युद्ध की, इस साके की पूर्व जानकारी, इस साके की पूर्व जानकारी, तो साके की पूर्व जानकारी उदय सिंह के पुत्र किसने दी थी? उदय सिंह को शक्ति सिंह ने। किसने दी थी मित्रों? शक्ति सिंह ने। यह आपको याद रखना है। देखिए हुआ क्या था, अकबर का दरबार लगा हुआ था धौलपुर में, तो सभी शासक उसके सामने उपस्थित हो गए। और उसी समय आपको याद और रखना है, आक्रमण का कारण अगर आपसे पूछा जाता है पर इस पर आक्रमण क्यों किया, तो आक्रमण का जो कारण है वो था, मालवा का शासक था एक बाज बहादुर। कौन था? मालवा का शासक बाज बहादुर। इस बाज बहादुर को उदय सिंह के द्वारा क्या दी गई? शरण दी गई। बाज बहादुर को शरण, बाज बहादुर को मालवा से पदच्युत कर दिया गया था। वो भागकर किसकी शरण में आ गया था? उदय सिंह। तो दरबार लगा हुआ था, दरबार में एकाएक अकबर ने कह दिया था कि आज मेरे दरबार में मात्र एक ही रियासत का शासक नहीं आया है, और वो रियासत का शासक कौन था मित्रों? आपको याद रखना है, उदय सिंह नहीं आया था। तो शक्ति सिंह समझ गए सारे इशारों में कि हाँ अब आक्रमण की बारी किस पर है? उदयपुर पर है। तो शक्ति सिंह ने वहां से निकलकर और सूचना किसके पास पहुंचाई? अपने पिताजी के पास। बोले पापा जी कौन आ रहा है? अकबर आ रहा है। तो उदय सिंह ने आनंद फनन में अपनी मंत्रिपरिषद की मीटिंग बुलाई, और मंत्रिपरिषद की मीटिंग में यह फैसला निकलकर सामने आया कि पत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ है वो तो चित्तौड़ का प्रभार नेतृत्व करेंगे, और उदय सिंह निकलकर यहां से कहां जाएगा? गिरवा की पहाड़ी, जहां पर मित्रों क्या लगा हुआ था आपको याद होगा, वहां पर उदयपुर नगर बसाया था। किसने? उदय सिंह ने। अब अकबर ने यहां पर घेरा डाल दिया मित्रों, लेकिन पार नहीं पड़ रही थी अकबर की, क्योंकि दुर्ग में खेती की जाती थी, दुर्ग में प्रचुर मात्रा में जल था, दुर्ग में रसद सामग्री भंडार थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी दुर्ग को। दुर्ग चारों वक्त से बंद कर दिया। अकबर बहुत परेशान हो गया, तो अकबर ने इस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए, आपको याद रखना है, अकबर ने इस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए मोहर मगरी पाशिब का निर्माण करवाया। मोहर मगरी पाशिब। पाशिब शब्द मैंने आपको जब दुर्ग पढ़ा रहा था शुरुआत में मैंने बता दिया था, पाशिब क्या होता है? रेत कंकड़ मिट्टी से निर्मित चबूतरा जिस पर चढ़कर दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है वो क्या कहलाता है? पाशिब। तो जब पाशिब का निर्माण किया गया था तो दो सुरंग बनाई तोप की, और एक में 120 मण बारूद और एक में 80 मण बारूद भरकर, और कौन से दुर्ग पर छोड़ दिया साहब? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की जो प्राचीर थी वो टूट गई, उसी समय इनका निर्माण करवा रहा था कौन? जयमल राठौड़। इसी का फायदा किसने उठाया? अकबर ने। अकबर की संग्राम बंदूक का क्या हो गया मित्रों? शिकार हो गया। अब जयमल राठौड़, और उसके बाद एक चीज और नोट डाल के आपको याद रखनी है, इस साके में लोक देवता कल्लाजी राठौड़, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए। किसको प्राप्त हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? आपके कल्लाजी राठौड़। और कल्लाजी राठौड़ की तेज चपलता साका हो जाता है मित्रों, तीसरा साका। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट आगे क्लास बढ़ते हैं। हेडिंग डाल देना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कौन से स्थल मित्रों? दर्शनीय स्थल। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें प्रवेश द्वारों की, तो चित्तौड़गढ़ में 7 प्रवेश द्वार हैं।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं? 7। ठीक है, सबसे पहला है प्रवेश द्वार पाटन पोल, या इसको कहते हैं पाटन पोल। कभी आप चित्तौड़गढ़ जाएं तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपन चित्तौड़गढ़ में जब एंट्री करेंगे फिर उसके इधर की साइड में घूमेंगे तो वहां आपको ध्यान रखना है कौन सा पोल बना हुआ, मुख्य प्रवेश दरवाजा कौन सा है? पाटन पोल। और इसी पाटन पोल पर मित्रों आपको याद रखना है बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है, बाघ सिंह का स्मारक। बाघ सिंह का चबूतरा कह दीजिए या बाघ सिंह का स्मारक कह दीजिए, कौन से प्रवेश द्वार पर बना है? पाटन पोल पर। ठीक है, उसके बाद एक प्रवेश द्वार है बहरू पोल, और एक है मित्रों हनुमान पोल। बहरब पोल और हनुमान पोल, इन दोनों पोलों के बीच में आपको याद रखना है वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी। वीर कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़, जयमल राठौड़, इन दोनों की क्या बनी हुई है मित्रों? यहां पर छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी। तो याद रखना कल्लाजी राठौड़ की छतरी कौन से दुर्ग में है, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। राठौड़ की कौन कौन से पोल? भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में है। कौन कौन से पोल? भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है एक गणेश पोल, एक है जोड़ला पोल, और अंतिम जो प्रवेश द्वार है वो है मित्रों रामपोल। कौन सा है? रामपोल। और इसी रामपोल पर आपको याद रखना है मित्रों, इस रामपोल पर पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। तो पत्ता सिसोदिया का स्मारक कौन से पोल पर बना हुआ है, तो आपको याद रखना है कौन से पोल पर है? रामपोल। और रामपोल इस दुर्ग का अंतिम द्वार है। क्या है? अंतिम द्वार। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत कितने प्रवेश द्वार हैं, तो मित्रों आपको याद रखना है 7 प्रवेश द्वार हैं। पहला कौन सा है? पाटन पोल या पाटन पोल, इस पर किसका स्मारक बना हुआ है? बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। दूसरा भैरव पोल और हनुमान पोलों के बीच में वीर कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़ क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। गया है आपका, इसके अंतर्गत आपको शामिल कर लेना है लक्ष्मण पोल। गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और रामपोल। रामपोल इस दुर्ग का प्रवेश द्वार, अंतिम प्रवेश द्वार है, जिस पर पत्ता सिसोदिया का क्या बना हुआ है मित्रों? स्मारक बना हुआ है। ठीक, उसके बाद एक और है जिसका एक दर्शनीय स्थलों में नेक्स्ट डे महादेव मंदिर। तो समदेश्वर महादेव मंदिर है वो कौन से दुर्ग में है मित्रों? तो आपको याद रखना कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ में। अब देखिए इसकी विशेषता याद रखना है दोस्तों, भोज परमार ने, निर्माता कौन हो जाएगा? भोज परमार। और भोज परमार ने निर्माण करवाया था किसके नाम से? त्रिभुवन नारायण। त्रिभुवन नारायण के नाम से इस मंदिर का क्या करवाया था मित्रों? निर्माण करवाया था। किसका? समदेश्वर महादेव मंदिर का। इसका पुनर्निर्माण किया था किसने? मोकल ने, राणा मोकल ने, कुंभा के जो पिताजी थे, इसलिए इसको नाम बदल कर दे दिया गया था क्या? मोकल मंदिर। और वर्तमान में इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है मित्रों, समदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? समदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज एक नोट डालकर और लिख लेना, यह सोलंकी शैली का पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है सोलंकी शैली का कैसा मंदिर है? भव्य मंदिर बना हुआ है। कौन सा? समदेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट है मित्रों आपकी नेक्स्ट दर्शनीय स्थलों में देखिए, एक तो प्रवेश द्वार पढ़ लिए थे अपने, दूसरा हो गया समदेश्वर महादेव मंदिर, तीसरा आपको याद रखना है मित्रों यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट श्रृंगार चवरी।
मैंने आपको मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ाया था, उस समय जिक्र किया था कि श्रृंगार चौकी और श्रृंगार चौवरी दोनों में क्या है, फर्क है। तो श्रृंगार जो चौवरी है वो चित्तौड़, मित्रों इसका निर्माता वेरी इंपॉर्टेंट बैलोक जैन। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बैलोक जैन ने इसको बनवाया था। ठीक है मित्रों, और यह श्रृंगार चौवरी जो मूल रूप से जैन मंदिर है, किसको समर्पित है, तो आपको याद रखना है शांतिनाथ को। किसको समर्पित है ये मित्रों, आपके शांतिनाथ को समर्पित है। कौन सा मंदिर आपका, श्रृंगार चौवरी। श्रृंगार चौवरी क्या है तो आपसे पूछ लिया जाता है, तो एक जैन मंदिर है। कैसा मंदिर है मित्रों, जैन मंदिर है। किसने बनवाया था, बैलोक जैन ने। किसको समर्पित है, शांतिनाथ को। याद रखना मित्रों, महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी रामाबाई, उस रामा, बहुत सी जगह आपने इसका निर्माण महाराणा कुंभा पढ़ा होगा, गलत है। महाराणा कुंभा ने तो अपनी पुत्री रामाबाई के विवाह के अवसर पर इसे मंडप के रूप में काम में लिया था। किसके रूप में काम में लिया था, मंडप के रूप में काम में लिया था, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है मित्रों, आपकी श्रृंगार चौवरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दर्शनीय स्थल है वो है आपकी सतवीस देवरी। अब सतवीस देवरी क्या है, ये भी एक जैन मंदिर है मित्रों। सत का मतलब 7 और 20 का मतलब 20, अर्थात कहने का मतलब यह है 27 छोटे छोटे जैन मंदिरों का समूह। 27 छोटे छोटे जैन मंदिरों का समूह। तो 27 छोटे छोटे जैन मंदिरों का जो समूह है वो किसके नाम से जाना गया था मित्रों, आपको याद रखना है सतवीस देवरी के नाम से जाना गया है। ठीक है, पांचवा आपको ध्यान रखना है, इसी दुर्ग के अंतर्गत है अद्भुत शिव जी का मंदिर। अद्भुत शिव जी का मंदिर, और अद्भुत जो शिव जी का मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था ये राणा रायमल ने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों, राणा रायमल के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। देखिए मित्रों, राणा रायमल एक ऐसा शासक था जिसने सर्वाधिक, आपको याद रखना है, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया था। वो किसने दिया था, राणा रायमल ने दिया था। किसने दिया था, राणा रायमल ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहां पर कुंभ श्याम मंदिर। अब इसका जो निर्माण करवाया था मेरे मित्रों वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो समर्पित है आपको याद रखना है विष्णु भगवान के बराह अवतार को समर्पित है। विष्णु भगवान का कौन सा अवतार, बराह अवतार। इस बराह अवतार को समर्पित है कौन सा मंदिर आपका मित्रों, कुंभश्याम मंदिर। कुंभश्याम मंदिर जो है मित्रों वो कुंभलगढ़ में भी बना हुआ है। कौन से बना हुआ है, कुंभलगढ़ में भी बना हुआ है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट मंदिर है कालिका माता का मंदिर। कालिका माता का मंदिर, तो कालिका माता का जो मंदिर भी है वो भी मित्रों कौन से दुर्ग में, आपका चित्तौड़गढ़ में है। कालिका माता का जो मंदिर है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर किसको माना गया है मित्रों, तो कालिका माता के मंदिर को माना गया है। वो कौन से दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ में। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये कौन सी शैली में निर्मित है, महामारू शैली से बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है, महामारू शैली में। कौन सा दुर्ग बना हुआ है आपका मित्रों, आपके चित्तौड़गढ़ का, सॉरी कालिका माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मित्रों, एक मंदिर है तुलजा भवानी का मंदिर। कौन सी भवानी, तुलजा भवानी। और तुलजा भवानी का जो मंदिर है मित्रों ये बनवाया था किसने, दासी पुत्र बनवीर ने। किसने बनवाया था, दासी पुत्र बनवीर के द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण। जिस देखिए दासी पुत्र जो बनवीर था इसने क्या किया, चित्तौड़गढ़ में तुलादान आरंभ किया था। तो तुलादान से जो धन प्राप्त हुआ था उसी धन से इसने कौन सा मंदिर बनवाया दिया था मित्रों, तुलजा भवानी का मंदिर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो दर्शनीय स्थल है वो है आपका, मैंने आपको पढ़ा दिया वैसे तो, नौलखा दुर्ग, सॉरी नौलखा भंडार। मैंने जब आपको नौलखा दुर्ग पढ़ाया था, नौलखा भंडार भी पढ़ाया था, नौलखा झील भी पढ़ाई थी आपको। तो नौलखा जो भंडार है जो एक लघु दुर्ग था, जो किसने बनवाया था मित्रों, आपके बनवीर के द्वारा बनवाया गया था। ये इसके मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। इसके बाद में और जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं।
देखिए दोबारा देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं? 7। प्रथम जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कौन सा? पाटन पोल, और पाटन पोल पर किसका स्मारक बना हुआ है? बाघ सिंह का। उसके बाद भैरू पोल और हनुमान पोल के बीच में वीर कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़ क्या बनी हुई है? छतरी। उसके बाद गणेश पोल है, जोड़ला पोल है, लक्ष्मण पोल है, उसके बाद कौन सा अंतिम पोल? राम पोल। और राम पोल पर आपको याद रखना है मित्रों पत्ता सिसोदिया क्या बना हुआ है? स्मारक। ये प्रवेश दुर्ग का क्या है? अंतिम प्रवेश द्वार। दूसरा समदेश्वर महादेव मंदिर। समदेश्वर जो महादेव मंदिर था मित्रों, इसका निर्माण करवाया था भोज शासक मुंज परमार का भतीजा था, जिसका नाम था भोज परमार। और भोज परमार ने इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से बनवाया था, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था मोकल ने, इसलिए उसका नाम मोकल मंदिर पड़ गया। और आज वर्तमान में हम इसको कहते हैं समदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह सोलंकी शैली का भव्य, मारू शैली का भव्य इमारत है। कौन सी? आपकी समदेश्वर महादेव मंदिर। दूसरा श्रृंगार चौरी क्या है? तो एक जैन तीर्थ स्थल है। याद रखना मेरे मित्रों, श्रृंगार चौरी क्या है? सीधा सा पूछा जाता है, नॉट राज्याभिषेक स्थल। यह एक जैन तीर्थ स्थल है जो किसने बनवाया था? बेलोग जैन ने। किसको समर्पित है? शांतिनाथ को। 27 देवरी क्या है? 27 छोटे छोटे जैनों के मंदिरों का जो समूह है वो क्या कहलाता है मित्रों? 27 देवरी। अद्भुत शिवजी का मंदिर किसने बनवाया था? राणा जय रायमल ने। कुंभश्याम मंदिर किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने, जो किसको समर्पित किया था? विष्णु भगवान का बड़ा अवतार था उसको। उसके बाद में कालिका माता का मंदिर। मित्रों रूप सिंह जी पूछ रहे थे कालिका माता मंदिर क्या है, तो इसमें क्या है? कालिका माँ की प्रतिमा लगी हुई है, और वही जो प्रतिमा है वो कालिका माता का मंदिर है। और इसी को राजस्थान का सबसे प्राचीन क्या कहा गया? सूर्य मंदिर। जो कौन सी शैली में बना? भवानी का मंदिर किसने बनवाया था? बनवीर ने। और नौलखा भंडार भी किसने बनवाया था मित्रों? बनवीर ने बनवाया था। एक चीज और ऐड कर लेना है, लाखोटा की बारी। लाखोटा की बारी, ये लाखोटा की बारी क्या है? तो देखिए मित्रों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आप कभी भी जाओगे तो एंटर करने के बाद फतेह प्रकाश जो संग्रहालय है, उस फतेह प्रकाश संग्रहालय से आगे जब अपन जाते हैं तो वहां पर एक लघु दरवाजा बना हुआ है, जो विपत्ति के समय दुर्ग पर, अगर दुर्ग पर आक्रमण, दुर्ग पर अधिकार हो जाता है तो विपत्ति के समय इसी रास्ते से दुर्ग से बाहर क्या किया जाता था? निकला जाता था। तो आपको ध्यान रखना ये कैसा दरवाजा है? लघु दरवाजा। लाखोटा की बारी कौन से दुर्ग में? तो आपको याद रखना चित्तौड़गढ़ में। अब याद दिला देता हूं आपको, महाराणा उदय सिंह पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, तो महाराणा उदय सिंह को कारित वारित दंपत्ति के हाथों इसी दरवाजे से क्या कुंभलगढ़ के लिए भेजा गया था। यह आपका कौन सा दर्शन स्थल हो गए मित्रों? आपके चित्तौड़गढ़ के। और बच्चे उनको पढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें से हर चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें से एक ना एक प्रश्न किसी ना किसी रूप में आपसे हिस्ट्री के रूप में पूछा जा सकता है, आपसे कल्चर के रूप में पूछा जा सकता है, दुर्गों में पूछा जा सकता है, मंदिरों में पूछा जा सकता है, महलों में पूछा जा सकता है। किसी भी रूप से इस दुर्ग में से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बिल्कुल क्लास को अंत तक देखें, और मेरी यही कोशिश होगी कि आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी देखिए, अभी लाइक तो किया ही नहीं है किसी ने, तो कृपया करके इसको लाइक कर दे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारा 10वां जो दर्शनीय स्थल है वो है विजय स्तंभ, या इसको कहा जाता है विष्णु स्तंभ, या इसको कहा जाता है कीर्ति प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ना कि कीर्ति स्तंभ। याद रखना मित्रों, इसको या तो विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, विष्णु स्तंभ भी इसको कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब आपको याद रखना है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब अलग होता है। देखिए कीर्ति स्तंभ अलग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। ख्यातों में, प्रशस्तियों में इसको कीर्ति स्तंभ है। निर्माता महाराणा कुंभा, 1340 से 1448 के मध्य में इसका क्या करवाया गया? निर्माण।
और इन्होंने, आपको याद होगा, 1437 में सारंगपुर का युद्ध जीता था, मालवा पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, उसी खुशी के उपलक्ष्य में। तो याद रखना, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। किसके विजय के उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया गया था मित्रों? आपके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें से वो है आपकी वास्तुकार। निर्माता हो गया और उसके बाद आता है कौन? आपका वास्तुकार। तो इस दुर्ग का जो इस विजय स्तंभ का जो वास्तुकार था वो तो कौन? जैता। मुख्य रूप से कौन था? जैता। और इसके सहयोगियों के रूप में काम किया था नापा और पूंजा ने। ये इसके क्या थे मित्रों? सहयोगी थे। तो विजय स्तंभ कह दीजिए, विष्णु स्तंभ कह दीजिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कह दीजिए, कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ में। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 के मध्य में इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया था मित्रों। और इसका वास्तुकार जो कौन था? वो कौन था? जैता। अब देखिए मित्रों, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई है 122 फीट। इसकी जो नीचे से चौड़ाई है मित्रों, ना कि मैं पूरी चौड़ाई की बात कर रहा हूं, नीचे से जो चौड़ाई है वो है 42 फीट। कितनी फीट? 42 फीट। अब आपको याद रखना है 9 मंजिला भवन है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। ठीक है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें जो अनुमानित राशि थी 90 लाख। आज सोचिए 1440 में इस पर 90 लाख खर्च किए गए थे, तो आज ये जो धरोहर है हमारी सांस्कृतिक, जो धरोहर हमको मिली हुई है विजय स्तंभ, ये न जाने कितना कीमती होगा। सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां कितनी है मित्रों? 157 सीढ़ियां। कितनी सीढ़ियां मित्रों? 157 सीढ़ियां हैं। किसमें? आपके विजय स्तंभ में। किसमें है मित्रों? आपके विजय स्तंभ में। वेरी गुड रूप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। 157 सीढ़ियां हैं। अब देखिए आगे की ओर इसकी बात करता हूं, तो देखिए 9 जो मंजिल हैं, ये 9 निधियों का प्रतीक है। 9 निधियों का प्रतीक। नोट डाल के लिख देता हूं। 9वीं मंजिल, कौन सी मंजिल मित्रों? 9वीं जो मंजिल है, ये आकाशीय बिजली गिरने के कारण क्या हो गई? टूट गई थी। आकाशीय बिजली गिरने के कारण टूट गई थी। अब टूट गई 9वीं मंजिल आकाशीय बिजली गिरने के कारण, तो इसका पुनर्निर्माण अगर आपसे पूछा जाता है कि पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो मित्रों आपको याद रखना मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। इस स्वरूप सिंह के द्वारा 9वीं मंजिल का पूर्ण दोबारा से क्या करवाया गया? निर्माण। आप कभी जाइए विजय स्तंभ पर तो देखना विजय स्तंभ की 8 मंजिल और 9वीं मंजिल में फर्क क्या है, तो आपको स्थापत्य कला की दृष्टि से अपना आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। ठीक है ना मित्रों? अब देखिए इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा गया है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। तो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसको कहा गया? तो मित्रों आपको याद रखना किसको कहा गया? विजय स्तंभ को। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरे इतिहासकार हुए हैं गर्जट, और इन्होंने कहा था इसे मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर। तो भारतीय मूर्तियों को जो अजायब घर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों, एक विद्वान है कर्नल टॉड, और कर्नल टॉड ने इस इमारत को कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ। तो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ कौन सी इमारत को बताया गया? तो वो भी आपको ध्यान रखना है कौन सी इमारत को बताया गया मित्रों? आपके विजय स्तंभ को। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक विद्वान और हुए थे फर्ग्यूसन, और फर्ग्यूसन ने कहा था, फर्ग्यूसन ने इसकी सुंदरता की जो तुलना थी, सुंदरता की तुलना, इसकी सुंदरता की जो तुलना की थी मित्रों, वो की थी रोम के स्ट्रोजन टावर से। स्ट्रोजन टावर से। तो रोम के स्ट्रोजन टावर से सुंदरता की तुलना करने वाला कौन था? फर्ग्यूसन। और एक विद्वान और थे जिनका नाम था उपेंद्र नाथ डे।
और उपेंद्र नाथ डे ने मित्रों इसको कहा था विष्णु स्तंभ। क्या कहा था? विष्णु स्तंभ कहा था। किसको मित्रों? आपके विजय स्तंभ को। किसको कहा था? विजय स्तंभ को। ठीक है, अब देखते हैं इस पर। फिर देखिए नेक्स्ट, इसी विजय स्तंभ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। क्या लिखी गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो लिखी गई है वो लिखी गई है अत्रि पुत्र महेश के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? अत्रि पुत्र महेश के द्वारा। तो विजय स्तंभ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है और जिसके रचयिता कौन है मित्रों? अत्रि पुत्र महेश। याद रखना मित्रों ये हिंदुओं के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसमें 9 बार अल्लाह शब्द का उल्लेख हुआ है। कौन से शब्द का उल्लेख हुआ है? अल्लाह शब्द का क्या हुआ है? उल्लेख। ठीक है मित्रों, ठीक है। अब 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट इस पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। तो 1 रुपए का डाक टिकट जारी कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1949 को। कितने रुपए का? 1 रुपए का। और यह राजस्थान की प्रथम इमारत थी, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था मित्रों, वो कौन सी थी? विजय स्तंभ। कौन सी थी? आपकी विजय स्तंभ थी मित्रों। अब आपको याद रखना है ये जो विजय स्तंभ है, एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, और एक आपको ध्यान रखना है राजस्थान पुलिस। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और हमारे राजस्थान पुलिस का क्या बना हुआ है? लोगो। विजय स्तंभ का लोगो किस किस में है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और राजस्थान पुलिस का लोगो क्या है? विजय स्तंभ। ये मित्रों आपका कौन सा स्तंभ हो जाता है? विजय स्तंभ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में पुनः रिवाइज कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट हमने 10वां जो दर्शनीय स्थल था वो कौन सा था? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु स्तंभ। क्योंकि महाराणा कुंभा था वो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था, इसलिए उन्होंने विष्णु को समर्पित कर दिया था, इसलिए विष्णु स्तंभ। इसी को कहा जाता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखिए मित्रों महाराणा कुंभा ने क्या किया? 1437 में मालवा पर में उस विजय को यादगार बनाने के लिए उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी स्थापना करवा दी? विजय स्तंभ की। कब करवाई थी? तो आपको याद रखना 1440 से 1448 के मध्य में। वास्तुकार कौन था इसका मित्रों? तो वह आपको याद रखना है कौन? जैता। सहयोगी थे नापा और पूंजा। ऊंचाई 122 फीट है, नीचे से जो चौड़ाई है 42 फीट है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला। 9 मंजिल किसका प्रतीक है? 9 निधियों का प्रतीक है। 9वीं मंजिल आकाशीय बिजली गिरने के कारण टूट गई थी, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह के द्वारा। अनुमानित जो राशि खर्च हुई थी मित्रों वो हुई थी कितने? 90 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 90 लाख रुपए। इसमें कुल सीढ़ियां कितनी है? 157 सीढ़ियां हैं। अब विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का क्या कहा जाता है? विश्वकोश। क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि भारतीय सनातन धर्म के सारे देवी देवताओं की क्या बनी हुई है? प्रतिमाएं बनी हुई हैं, इसलिए इसको कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। इतिहासकार गर्जट ने कहा था कि इसको मूर्तियों का अजायब घर। तो मूर्तियों का अजायब घर किसको कहा गया? विष्णु स्तंभ को। किसके द्वारा? गर्जट के द्वारा। कर्नल टॉड ने तो इसे कुतुब मीनार से भी क्या बता दिया था? श्रेष्ठ। और फर्ग्यूसन जो हुए थे उन्होंने उसकी जो तुलना की थी रोमेश ट्रोजन जो टावर बना हुआ इससे इसकी सुंदरता क्या कर दी? तुलना। उपेंद्र नाथ डे ने इसको क्या बनाया? विष्णु स्तंभ। अब देखिए विजय स्तंभ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई थी अत्रि पुत्र महेश के द्वारा, और जो ये एकमात्र प्रशस्ति है हिंदुओं के द्वारा लिखी गई है, जिसमें 9 बार अल्लाह शब्द का क्या हुआ? उल्लेख। और विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। यह राजस्थान की प्रथम इमारत थी जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। और याद रखना मेरे मित्रों, यह राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जेके सीमेंट, इन तीनों का क्या है मित्रों? लोगो है क्या? राजस्थान का विजय स्तंभ। यह आपका कौन और है इसके अंतर्गत? कीर्ति स्तंभ।
मैंने बताया था ना मित्रों आपको कि कीर्ति स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है। तो देखिए कीर्ति स्तंभ में आपको ध्यान रखना है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण मित्रों इसका पुत्र था जीजा बघेरवाल, और जीजा बघेरवाल के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो इसका निर्माता हो जाएगा सनाय पुत्र जीजा बघेरवाल के द्वारा इसका क्या करवाया गया मित्रों, निर्माण करवाया गया। किसका, कीर्ति स्तंभ का। यह जो है मित्रों 7 मंजिला भवन है। कैसा भवन है, 7 मंजिला भवन है। इसकी जो लंबाई है मित्रों वो है 75 फीट। कितने फीट है, 75 फीट है। और इंपॉर्टेंट जो चीज है मित्रों यह है, ध्यान रखना, यह आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है, आदिनाथ को क्या है मित्रों, ये समर्पित है। ठीक है। और वर्तमान में पर्यटन की दृष्टि से यह बंद है। वर्तमान में पर्यटन की दृष्टि से यह बंद पड़ा है, जबकि विजय स्तंभ आपका ओपन है। आप कभी भी जाओगे विजय स्तंभ आप आराम से सैर कर सकते हो, लेकिन ये कीर्ति जो स्तंभ है इसको क्या कर रखा है मित्रों, बंद कर रखा है। क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। ये आपका कौन सा हो जाता है मित्रों, आपके कीर्ति स्तंभ। उसके बाद देखिए एक इसमें है मित्रों पद्मिनी महल। कौन सा महल है, पद्मिनी महल। अब आपने एक कहानी सुनी होगी कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की, अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की जो सूरत थी वो किस में दिखाई गई थी, आईने में। आईने में कैसे दिखाई मित्रों, ये जो पद्मिनी महल बना हुआ है ये इस प्रकार से बना हुआ है। यहां पर एक झरोका है, शीशा लगा हुआ है, पद्मिनी यहां खड़ी है और यहां पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और यहां पर आपको मित्रों याद रखना, यहां पर एक छतरी बनी हुई है और उस छतरी में यहां पर इस प्रकार से आपके क्या लगे हुए हैं, कांच लगे हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था यहां, इसकी नजर थी मित्रों इस कांच पर। तो प्रतिबिंब देखिए, यहां से शीशे का प्रतिबिंब आया इस जल में, इस जल का प्रतिबिंब पड़ा इस शीशे में। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था ओ माय गॉड, माशाअल्लाह। ठीक है, पद्मिनी महल इसी के अंतर्गत है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न आ सकता है, 9 गजा पीर की मजार राजस्थान के कौन से दुर्ग में है। तो आपको याद रखना है कौन से दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। कौन से में है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। कुड़केश्वर महादेव मंदिर, कुड़केश्वर महादेव मंदिर। तो कुड़केश्वर जो महादेव मंदिर है वो भी किसमें है, आपके चित्तौड़गढ़ में है। किसमें है, चित्तौड़गढ़ में। 15वां आपको याद रखना है हरामियों का बाड़ा, हरामियों का बाड़ा। हरामियों का जो बाड़ा है वो भी मित्रों किसमें है, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। 16वां आपको याद रखना है घी तेल की बावड़ी, घी तेल की जो बावड़ी है वो किसमें है, आपके चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद 17वां आपको याद रखना है खातन रानी का महल, और 18वां इंपॉर्टेंट दर्शनीय स्थल है मित्रों, वो आपको याद क्या रखना है। देखिए 18वां जो इंपॉर्टेंट स्थल है आपको वो याद रखना है कि इसमें एक संग्रहालय बना हुआ है जिसको कहते हैं फतेह प्रकाश संग्रहालय। तो फतेह प्रकाश संग्रहालय भी कौन से दुर्ग में है मित्रों, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, महासती स्थल। अब महासती जो स्थल है जौहर स्थान है। कौन सा स्थान है मित्रों, जौहर स्थान है। ठीक है। उसके बाद में 20वां आपको पर्यटन अगर पूछा जाता है, भाम 21वां आपसे पूछा जाता है रामपुरिया की हवेली। 22वां आपसे पूछा जाता है सलुम्बर के ठाकुर की हवेली। 23वां आपसे पूछा जाता है जयमल पत्ता की हवेली।
किसकी हवेली? जयमल पत्ता की हवेली है। किसमें? आपको याद रखना है, ये इसके दर्शनीय स्थल हैं जिनके बारे में एक बार पुनः देखते हैं। कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माण जैन व्यापारी सनाय के पुत्र था जीजा बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया मित्रों। कितना मंजिला भवन है? 7 मंजिला भवन है। कितने फीट ऊंचा है? 75 फीट ऊंचा है। 75 फीट ऊंचा है। दूसरा आपको याद रखना है, यह किसको समर्पित है? तो आदिनाथ को समर्पित है। वर्तमान में पर्यटन के ईश्वर महादेव का मंदिर, हरामियों का बाड़ा। किसका बाड़ा? ईश्वर महादेव का मंदिर, हरामियों का बाड़ा। किसका बाड़ा मित्रों? हरामियों का बाड़ा। हरामियों का बाड़ा, भीतेल की बावड़ी, खातन रानी का महल, फतेह प्रकाश, भीतेल की बावड़ी, खातन रानी का महल, फतेह प्रकाश। अब कभी आप जाओगे जब मेवाड़ शासकों की जो दुर्गम चीजें या वस्तुएं हैं वो वहां पर संग्रहित करके इकट्ठी रखी गई है। कौन से में? आपके फतेह प्रकाश संग्रहालय में। किसमें रखी गई है? फतेह प्रकाश संग्रहालय में रखी गई है। दूसरा महासती स्थल। अब महासती स्थल क्या है? तो देखिए ये वह स्थल है जहां पर रानी पद्मिनी ने क्या किया था मित्रों? जौहर किया था। क्या किया था? जौहर किया था। वो स्थल है आपका। उसके बाद भामाशाह की हवेली है, रामपुरिया की हवेली बनी हुई है, सलुम्बर के ठाकुर की हवेली बनी हुई है, जयमल पत्ता की हवेली भी कौन से दुर्ग में मित्रों? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं 2-4 और रह गए उनको बताता हूं। जल स्रोत, तो जल स्रोत में देखिए मित्रों, मौरी तालाब, भीमतल कुंड, ठीक है। और अन्य दर्शनीय स्थलों में आपको याद रखना है मित्रों, अन्य दर्शनीय स्थल। अन्य दर्शनीय स्थलों में क्या है? तो एक आपको याद रखना है कुंवरपदा महल, जिसको कहते हैं मीरा मंदिर, ठीक है। और इसी के पास में किसकी छतरी बनी हुई है? की भी क्या बनी हुई है मित्रों? यहां पर छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है मित्रों? यहां पर छतरी बनी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये आपके दर्शनीय स्थल हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ मैंने आपको शुरुआत बताया था कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणी बताई गई थी मित्रों? 9 श्रेणी। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो 8 श्रेणियों के अंतर्गत आता है। कितनी श्रेणियों के अंतर्गत आता है? 8 श्रेणियों के अंतर्गत आता है। यानी कि एक जो श्रेणी है और धानवन या धानवे श्रेणी के अंतर्गत ये दुर्ग नहीं आता है। क्या होता है? नहीं आता है। तभी इस दुर्ग के बारे में एक पंक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये पंक्ति आपको प्रचलित ध्यान में रखनी है। कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मित्रों इस प्रकार से आज मेवाड़ शासकों की आन बान और शान चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमारा क्या हो जाता है मित्रों? समाप्त हो जाता है।